हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और हमने जाना था कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितने प्रकार का होता है। इन सब के बारे में हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जो किससे रिलेटेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल की अवधि के बारे में कि बिल की अवधि क्या होती है। फ्रेंड्स, सपोज करो कोई एक व्यक्ति है और ये कोई बी व्यक्ति है। ये विक्रेता मान लो, सेलर मान लो, और ये खरीदने वाला मान लो, बायर मान लो। ये क्या करता है, इसको कुछ गुड्स बेच देता है। गुड्स बेचने के बाद में क्या करता है, इसको वो भी किस में बेचता है, उधार में बेचता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है कि बिल ड्रॉ करता है, बिल लिखता है। कितने मंथ्स के लिए लिखता है, सपोज कर लो 2 मंथ्स के लिए क्या करता है, एक बिल को लिखता है इससे पेमेंट प्राप्त करने के लिए। अब जब तक ये बी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा, अपनी सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक क्या नहीं बनेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जब बिल बी जो व्यक्ति है वो क्या कर देगा, इस पर सिग्नेचर कर देगा, अपनी स्वीकृति दे देगा, तब जाकर ये क्या बनेगा फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। इतना हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बना। अब ये जितने टाइम के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, कितने टाइम्स के लिए इस बिल को लिखा गया है, वही टाइम क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बिल की अवधि कहलाती है। मतलब उस टाइम के बाद में क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। वही अवधि क्या कहलाती है फ्रेंड्स, बिल की अवधि कहलाती है। अब हम बात करते हैं अनुग्रह दिवस की, ग्रेस पीरियड की, कि अनुग्रह दिवस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अनुग्रह दिवस एक प्रकार से क्या होते हैं, 3 डेज को माना जाता है। मतलब जो हमारा बिल लिखा गया है, जितनी अवधि के लिए हमारा बिल लिखा गया है, उसमें क्या कर देना, 3 डेज को ऐड कर कर जो डेट आएगी उसको क्या करना, पेमेंट करना। वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड कहलाता है, अनुग्रह दिवस कहलाता है। अनुग्रह दिवस से फ्रेंड्स वो सभी जितने भी बिल्स होते हैं, सभी प्रकार के जितने भी बिल्स होते हैं, उनमें इसको क्या नहीं किया जाता, सभी के अंदर ऐड नहीं किया जाता। तो फिर किसके अंदर ऐड किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो व्यापारिक बिल होते हैं, जो व्यापारिक बिल होते हैं उन्हीं में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, अनुग्रह दिवस को ऐड किया जाता है। बाकी जो दर्शनी बिल होते हैं उनके अंदर क्या नहीं किया जाता फ्रेंड्स, अनुग्रह दिवस को ऐड नहीं किया जाता। मतलब दर्शनी बिल होते हैं उनके अंदर अनुग्रह दिवस को, मतलब 3 डेज को हमें क्या नहीं करना, ध्यान नहीं रखना। जितने मंथ्स के लिए बिल लिखा गया उतने ही टाइम के लिए, मतलब दर्शनी बिल में तो क्या होता है, जब बिल को दिखा दो तभी क्या कर लो, पेमेंट प्राप्त कर लो। तो उसमें तो हमें क्या नहीं करना, 3 डेज का तो कोई इम्पोर्टेंट काम ही नहीं है, मतलब उसके अंदर तो इसका कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं है। काम इसका किसके अंदर है, व्यापारिक बिल के अंदर। क्यों, क्योंकि व्यापारिक बिल क्या किया जाता है, किसी टाइम पीरियड के लिए ही क्या किया जाता है, उसको ड्रॉ किया जाता है, लिखा जाता है, जिसके बाद उसको क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, 3 डेज को ऐड करने के बाद जो डेट आएगी उस डेट को क्या करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को जिसको पेमेंट करनी थी उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, परिपक्वता अवधि भी बोला जाता है, मैच्योरिटी डेट भी बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिल का देय तिथि से पूर्व भुगतान। मतलब जो बिल लिखा गया था, जैसे सपोज करो 20 डेज के लिए क्या किया गया, बिल लिखा गया है, और उस अवधि से पहले ही, मतलब 15 दिन में ही क्या कर दिया गया है, उस बिल की पेमेंट कर दी गई है। तो वो कैसा हो जाएगा, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, बिल का देय तिथि से पूर्व भुगतान करना कहलाएगा। ठीक है, इतना पता तो चल गया। लेकिन इसमें होता क्या, मतलब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा किया जाता है, मतलब पेमेंट जित बिल की अवधि से पहले ही कर दी जाती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उस पेमेंट करने वाले व्यक्ति को, जैसे सपोज करो बी को क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, किसको करनी थी, ए को। तो बी के
द्वारा जब पेमेंट की जानी है तो उसको क्या किया जाएगा, कुछ रिबेट दी जाएगी, कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाएगी। उसी के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, पहले पेमेंट किया जाता है। तो इसको क्या दी जाएगी, कुछ रिबेट दी जाएगी। जैसे सपोज करो इसको 10,000 रुपये क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, और इसको डिस्काउंट कितना दिया गया, सपोज करो 1,000 रुपये इसको क्या दी गई, रिबेट दी गई है। तो ये रिबेट दी गई है, तो इसको घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी 9,000 रुपये ही क्या करने पड़ेंगे, इसको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसी को क्या बोला जाता है, बिल का देय तिथि से पूर्व भुगतान करना बोला जाता है, जिसके अंदर इसको क्या दी जाती है, रिबेट दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, जो बिल को लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको पेमेंट प्राप्त करनी थी, उसके द्वारा क्या दी जाती है फ्रेंड्स, ये रिबेट दी जाती है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बिल का बेचान करना, मतलब एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सपोज करो फ्रेंड्स कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए क्या है, विक्रेता है, और बी क्या है, क्रेता है। ए ने क्या किया, कुछ गुड्स क्या कर दिया, बी को बेच दिया। वो भी किस में बेच दिया, क्रेडिट में बेच दिया, उधार में क्या कर दिया, गुड्स बेच दिया। अब गुड्स बेच दिया तो ए क्या करता है, एक बिल लिखता है। कितने टाइम के लिए लिखता है, जैसे सपोज कर लो 2 मंथ्स के लिए लिखते हैं। 2 मंथ्स के लिए क्या किया, ए ने बिल लिखा, किसके ऊपर लिखा, बिल के ऊपर। अब ये ए है, वो बी के पास गया और बी को बोला कि मैं इतने टाइम के लिए बिल को लिखा है। तो वो इस बिल को क्या करेगा, जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये बिल नहीं बन पाएगा, ये हमें पता है। ये स्वीकार कर लेगा और हस्ताक्षर कर देगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, ये हमें पता था। ये क्या कर देगा, फिर वो बिल इसको भेज देगा। अब बिल है वो किसके पास है, ए के पास है। तो अब ए है, वो इस बिल का क्या क्या यूज ले सकता है, वो अब हमें क्या करना होगा, पता करना पड़ेगा। इसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि ये क्या कर ले, अपने जो मैच्योरिटी डेट आएगी 2 मंथ्स के बाद, तब तक क्या कर ले, ये अपने पास ही रख ले। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये क्या कर दे, किसी अन्य व्यक्ति को इसको बेच दे, मतलब इसको क्या हो गई, पैसे की पहले ही आवश्यकता हो गई, तो इसलिए वो क्या कर दिया, किसी अन्य व्यक्ति, किसी सी नामक व्यक्ति को क्या कर दे, बेच दे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये क्या कर दे, बैंक में संग्रह हेतु, कलेक्शन हेतु बेच दे। चौथा ऑप्शन इसके पास है, बिल को क्या कर दे, बैंक के पास डिस्काउंट करा ले। तो ये 4 ऑप्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके पास होते हैं। उसमें से हम जानते हैं कि बिल का बेचान करना मतलब किसी व्यक्ति को बेचना क्या होता है, किस प्रकार से बेचा जाता है, क्या होता है इसके अंदर, कब इसकी पेमेंट होती है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ए के पास वो बिल है और वो क्या कर, उसको क्या हो गई, पैसे की पहले ही आवश्यकता हो गई, तो इस वजह से वो क्या कर दिया, किसी सी नामक व्यक्ति को क्या कर दिया, उस बिल को बेच दिया। मतलब इसने क्या कर दिया, उस बिल को क्या कर दिया, इस सी को दे दिया, और इसके बदले में कुछ अमाउंट, जो जितने का बिल था उतना, जितनी अमाउंट थी उसको ले लिया। अब बेचा किसने, ए ने, तो ये तो क्या कहलाएगा, बेचान करता कहलाएगा, एंडोर्सर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एंडोर्सी कहलाएगा, बेचानी कहलाएगा। तो जब इसकी ड्यू डेट आएगी, जब बिल की ड्यू डेट आएगी, तो सी जो वे है वो क्या करेगा, बी के पास जाएगा और क्या करेगा, पेमेंट प्राप्त करेगा। मतलब जो सी व्यक्ति है वो किससे पेमेंट प्राप्त करेगा, उस बिल की, बी से प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहलाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसके पास बिल होता है वो क्या कर देता है, उस बिल को किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर देता है, बेच देता है। कब, जब उसको क्या हो, पैसे की आवश्यकता हो, या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि सी क्या हो, पहले से ही इसके क्या मांगता हो, कुछ अमाउंट मांगता हो, मतलब सी है वो क्या हो, इसका कुछ लेनदार हो, क्रेडिटर्स हो, तो तब भी ये क्या कर सकता है, इस बिल को हस्तांतरण कर सकता है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बिल
एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलेंगे, बिल का बेचान करना बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यही क्या होता है, बिल का बेचान करना होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिल बैंक से बुनाना। मतलब मैंने बताया था कि जिस व्यक्ति के पास बिल होता है उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है वो खुद के पास रख ले, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो किसी को बेच दे, तीसरा ऑप्शन होता है बैंक में कलेक्शन हेतु बेच दे, और चौथा ऑप्शन होता है उसके पास बिल को क्या कर ले, वो डिस्काउंट करा ले, किससे, बैंक से। तो अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट की कि बिल को क्या किया जा रहा है, बुनाया जा रहा है, डिस्काउंट करवाया जा रहा है, किससे, बैंक से। तो वो बैंक से डिस्काउंट कराना क्या होता है वो अब हम जानते हैं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स ये कोई बैंक है, इस ए के पास क्या एक बिल है, वो क्या करते हैं, पेमेंट किसकी करनी थी, इस बिल की बी को करनी थी, क्योंकि ये किस पर लिखा गया है, बिल पर लिखा गया है। स्वीकारकर्ता कौन है इसके अंदर, बी व्यक्ति है, ठीक है। ड्यू डेट इसकी कितनी थी, 23 जनवरी है, सपोज कर लो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ए को क्या हो गई, उस कुछ अमाउंट की क्या हो गई, पहले ही आवश्यकता हो गई। ड्यू डेट तो कब है, 23 डेज, मतलब 23 जनवरी जब आएगी उस तारीख को क्या है, उसकी ड्यू डेट है, मतलब पेमेंट उसको क्या होगी, 23 तारीख को होगी, ठीक है। लेकिन इसको क्या होगी, ए को पहले ही पैसे की आवश्यकता हो गई। तो अब ये क्या करता है कि बैंक के पास जाता है और बैंक को क्या कर देता है, वो बिल दे देता है और उसको क्या करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है। अब डिस्काउंट ऐसे तो करेगा नहीं बैंक, बैंक का वो ऐसे ही थोड़ी डिस्काउंट कर देगा, क्योंकि उसको तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी टाइम के लिए वो बिल दिया गया है, मतलब उसको पेमेंट जितना इंतज़ार करना पड़ेगा बी से पेमेंट प्राप्त करने के लिए, उस टाइम के लिए वो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो वो ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बिल बैंक से बुनाना कहलाता है, मतलब डिस्काउंट कराना कहलाता है। मतलब अब ए को बैंक क्या करेगा, पूरी पेमेंट नहीं देगा, उसमें से क्या कर लेगा, कुछ जो डिस्काउंट है, जितने टाइम के लिए बिल को रखा गया है, मतलब उसको रखना पड़ेगा, मतलब उसको वेट करना पड़ेगा, उतने टाइम के लिए वो क्या कर लेगा, कुछ डिस्काउंट उस अमाउंट में से डिडक्ट कर लेगा, और बाकी जितनी अमाउंट बचेगी उस अमाउंट को क्या कर देगा, जमा कर देगा उसके अकाउंट में। तो कहने का मतलब जब बिल को बैंक से बुनाया जाता है उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, पेमेंट है वो क्या कर देता है, बैंक तुरंत जिसका बिल है उसको क्या कर देता है, तुरंत पेमेंट कर देता है। कब, कितनी अमाउंट का, कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके ही क्या कर देता है, वो पेमेंट कर देता है। तो यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बैंक से बिल को भुनाना, डिस्काउंट कराना कहलाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स 10,000 रुपये का कोई बिल है, 10,000 रुपये का क्या है, 10,000 रुपये का कोई बिल है, ठीक है। अब वो कितना क्या करता है, 12% के हिसाब से डिस्काउंट चार्ज करता है, वो भी एनुअली, ठीक है। एनुअली वो कितना चार्ज करता है, 12%, ठीक है। अब लेकिन हमें उसको वेट कितना करना पड़ेगा, 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स के लिए तो उसको वेट करना पड़ेगा। 2 मंथ्स के बाद में तो क्या हो जाएगी, उसको पेमेंट प्राप्त ही हो जाएगी बी से। तो 2 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 मंथ्स का डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। तो अब बचेगा कितना, 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ क्या कर लेगा, डिस्काउंट चार्ज कर कर बाकी जितनी अमाउंट बचेगी उसको क्या कर देगा, वो ए को क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बिल को बैंक से भुनाना कहलाता है, डिस्काउंट कराना कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिल को बैंक में संग्रह हेतु भेजना, मतलब कलेक्शन हेतु भेजना। जिस प्रकार से फ्रेंड्स बैंक होता है वो हमें गोल्ड गोल्ड जो होता है उसको रखने के लिए लॉकर की सुविधा देता है, लॉकर की सुविधा देता है ना। जैसे गोल्ड, किसी भी व्यक्ति के पास गोल्ड है उसको बैंक में जमा कराने के लिए एक लॉकर की सुविधा देता है। उसी प्रकार क्या करता है बैंक, एक ऐसी भी सुविधा देता है, जैसे हमारे पास बिल है, ए के पास कोई बिल है।
अब यदि हम इसको अपने पास ही रखेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सेफ़ रहे, कभी भी उसको उस पर कुछ भी गिर सकता है, मतलब वो खू सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से उसको क्या सेफ़ नहीं है वो, यदि हम हमारे पास रखते हैं तो वो क्या नहीं है, सेफ़ नहीं रहेगा। तो इसलिए बैंक बोलता है कि आप क्या करो, हमें बिल दे दो, हम क्या करेंगे, उसको अपने पास सेफ रखेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसका कलेक्शन भी आपको क्या कर कर देंगे, जिससे भी पेमेंट आपको प्राप्त करनी है उससे हम क्या करेंगे, पेमेंट प्राप्त कर कर आपके अकाउंट में जमा करेंगे। तो ये सुविधा क्या कर रहा है, बैंक दे रहा है। तो ए है वो क्या करेगा, कलेक्ट करने की जो झंझट है उससे बचने के लिए क्या करेगा, बैंक के पास उसको क्या कर देगा, कलेक्शन के लिए भेज देगा। अब बैंक है वो क्या कर लेगा, उसको बिल को ले लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बिल को लेने के बाद बैंक है वो क्या पेमेंट कब करेगा, इसको जो ए व्यक्ति है उसको पेमेंट कब करेगा, जब उसकी जो ड्यू डेट आएगी तब वो क्या करेगा, बैंक अपना किसी भी एक कर्मचारी को क्या करेगा, बी के पास भेजेगा, जिससे पेमेंट प्राप्त करनी थी उसके पास भेजेगा और वो क्या कर लेगा, पेमेंट प्राप्त कर लेगा। प्राप्त होने के बाद क्या करेगा फ्रेंड्स, बैंक ए के अकाउंट में जो ए जिसने बिल बैंक को दिया था उसके अकाउंट में तब जाकर वो क्या करेगा, उस अमाउंट को जमा करेगा। कहने का मतलब बिल बैंक से बुनाना और बिल बैंक में संग्रह हेतु भेजना, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है फ्रेंड्स कि बिल को बैंक से बुनाने में तो पेमेंट कब हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तुरंत क्या हो जाती है, जब बिल दिया जाता है बैंक को, तुरंत क्या कर दिया जाता है, उसकी अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती है। जबकि बिल ऑफ कलेक्शन है वो उसकी अमाउंट कब जमा की जाती है फ्रेंड्स, जब जब उस व्यक्ति से ड्यू डेट पर पेमेंट प्राप्त होगी तब क्या किया जाता है फ्रेंड्स, उस अमाउंट को उसके अकाउंट में जमा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बिल बैंक से बुनाना और बिल संग्रह हेतु भेजना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सबके जितने भी पॉइंट्स मैंने महत्वपूर्ण शब्दावलियों में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।